27% के करीब है। तो इतनी बड़ी आबादी वाला जो समाज है वो लोकतंत्र में रहता है, और लोकतंत्र में इतनी बड़ी आबादी वाले समाज को ये बात भी पता नहीं है कि हमको क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हमें जानकारी तक नहीं। अभी प्रोफेसर साहब हमारे मंडल कमीशन की किताब दिखा रहे थे। हमारे लगभग लोगों ने कहा कि हमने सुना है मगर इसको कभी पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। सवाल ये उठता है जिस मंडल कमीशन के लागू होने से आपको 27% आरक्षण मिल रहा है नौकरियों में, अगर आपको 27% हिस्सेदारी मिल रही है नौकरियों में, आपने उस रिपोर्ट को ही नहीं पढ़ा कि उसमें आपके लिए क्या लिखा है, क्या आपको मिल गया, क्या आपको नहीं मिला। तो यही बात इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम अपने अधिकारों के प्रति कितने जागृत हैं, हम अपने अधिकारों के प्रति कितने सचेत हैं। ये इसी बात से पता चल जाता है कि हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं। और आप भी किसान हैं, हम भी किसान। अगर आप अपनी फसल लगा दो और उसकी देख रेख ना करो, उसकी रखवाली ना करो, तो फसल को जानवर भी खा सकते हैं, और भी कीड़े भी खा सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है, और फसल आपकी बर्बाद हो सकती है। वैसे ही अगर आप अपने हक अधिकार की रखवाली नहीं करोगे तो आपके हक अधिकार पर भी दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। और इसीलिए आजादी के 74 साल में जब हम लोगों ने अपने हक अधिकार पर, अपने हक अधिकार के बारे में चिंता नहीं किया, अपने हक अधिकार के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी, अपने हक अधिकार की रखवाली नहीं किया कि देश में हमको हमारे क्या हक अधिकार है, वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, जब इसके बारे में हमने जानकारी नहीं किया तो हमारे अधिकारों पर दूसरे लोग कब्जा करते हैं। हम तो अपने ओबीसी समाज के लोगों को पूछते हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों को पूछते हैं कि दुनिया में कितने अजूबे, तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हमको कहते हैं दुनिया में 7 अजूबे हैं। क्योंकि किताबों में पढ़ाया जाता है कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो हमारे भी लोग पढ़े लिखे लोग बताते हैं दुनिया में 7 अजूबे हैं। तो हम अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को कहते हैं अपनी तरफ नहीं देखा क्या? बोलते इसका क्या मतलब? हमने कहा अगर अपनी तरफ देखते तो पता चलता है एक 8वें अजूबे इस देश में भी रहता है जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, ओबीसी कहा जाता है, जिसकी आबादी देश में 60 से 65% है, लेकिन उसको कहीं पर भी हक अधिकार नहीं है, जबकि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारे वोटों के बगैर किसी की सरकार बन नहीं सकती। जितनी भी सरकारें बनी जब से भारत में लोकतंत्र लागू हुआ, एक भी सरकार हमारे वोट के बगैर नहीं बनी। सारी सरकारें हमारे वोट से बनती हैं, लेकिन फिर भी आजादी के 74 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर जो हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं हमारी गिनती ना तो कांग्रेस करने के लिए तैयार है और हमारी गिनती ना बीजेपी करने के लिए तैयार है। और आजादी के 74 साल में हमारी गिनती नहीं। हमारी संख्या ज्यादा है मगर पिछड़े वर्ग का एक भी प्रधानमंत्री 5 साल के लिए देश में नहीं बन पाए। चौधरी चरण सिंह जी कुछ दिन के लिए बने थे, उनकी सरकार गिरा दी गई थी। देवगौड़ा जी कुछ दिन के लिए बने थे, उनकी सरकार गिरा दी गई थी। आजादी के 74 साल में जिस समाज की आबादी 60% है उसका एक भी प्रधानमंत्री 5 साल के लिए नहीं बन पाया। ये अगर ऐसा है देश के अंदर तो हम किसी 8वें अजूबे से कम है क्या? संख्या हमारी ज्यादा है, वोट हमारा ज्यादा है, ताकत हमारी ज्यादा है, मगर संख्या हमारी ज्यादा, वोट हमारी ज्यादा, ताकत हमारा ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ही हमारे हक अधिकार देश में नहीं मिल रहे हैं। इसलिए साथियों इस बात को जानने और समझने की इस बात को जानने और समझने की जरूरत है। प्रोफेसर साहब का ऐसा कहना है कि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के हैं जो 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने और दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। तो पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जातिवाद में पिछड़े वर्ग में डाला, उनकी जाति पिछड़े वर्ग में दी। दूसरी बात यह है कि अगर नरेंद्र मोदी को पिछड़ा वर्ग मान लिया जाए, हमने तो कहा मोदी जी बहुत लोग आपको कहते हैं कि आप पिछड़े वर्ग से नहीं हैं, लेकिन हम तो मानने के लिए तैयार हैं कि आप पिछड़े वर्ग से हो, और आप ये कहते हो कि हमारा सीना 56 इंच की छाती है हमारी, ये भी हम मान लेंगे। बस केवल आप एक काम कर दो। क्या काम कर दो? जब आप SC ST के लिए जनगणना में कॉलम बनाते हो और SC ST की अलग से जनगणना करते हो तो OBC के लिए एक कॉलम बढ़ा दो। अभी जनगणना होने जा रही है,
एक नया पैसा ज्यादा उसमें खर्चा होने वाला नहीं है, 1 रुपया ज्यादा खर्चा होने वाला नहीं है। फार्म की छपाई में उतना ही लगेगा। परगणक घर घर जाएंगे आंकड़े कलेक्ट करने के लिए, तो ओबीसी का भी नोट कर लेंगे, कितने ओबीसी हैं, उनके क्या आंकड़े हैं, तो कोई ज्यादा खर्चा होने वाला नहीं है। लेकिन आप कर लो, मगर मोदी जी ये करने के लिए तैयार नहीं। बल्कि मोदी जी ने 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, जो आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोक दिया क्रीमी लेयर के नाम। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। और मोदी जी नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास। तो विकास मुंह से बोलने से होता है या बजट देने से होता है? किसी का विकास करना है तो बजट देना पड़ेगा ना उसके लिए। मान लो किसान का विकास करना, तो किसान के लिए बजट अलॉट करना पड़ेगा। ओबीसी का विकास करना है तो ओबीसी के लिए बजट अलॉट करना पड़ेगा। मगर मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, और विकास के लिए बजट ही नहीं दिया। तो बगैर पैसे के दुनिया में कहीं भी विकास नहीं होता। बगैर पैसे के कैसे विकास होगा? बगैर बजट के कैसे विकास होगा? चाहिए तो ये कि हमारी संख्या के अनुपात में हमको बजट अलॉट होना चाहिए तो ये, लेकिन हमारे डेवलपमेंट के लिए कोई बजट ही नहीं दिया जाता। ना कांग्रेस ने दिया और ना नरेंद्र मोदी जो अपने को पिछड़ा 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 का डंका पीट करके आए, उन्होंने भी नहीं दिया। हमारे लोगों ने सोचा कि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के हैं, चाय बेचने वाले हैं, गरीब आदमी है, भला हो जाएगा सबका। नारा भी लगाया, बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तो हमारे लोगों ने सोचा मतलब किसानों के भी हितैषी है मोदी जी, तो जरूर इस बार हमारा भला हो जाएगा। तो हमारे ही लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। अगर हमारे लोग मोदी जी के समर्थन में नहीं होते तो मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ नहीं सकते थे। लेकिन कारण क्या है कि मोदी जी ने पिछड़े के नाम पर वोट मांगा, बहुत हुआ किसानों पर वार, इसके नाम पर वोट मांगा, फिर पिछड़ों के साथ भी विश्वासघात किया और किसानों के साथ भी विश्वासघात किया। किसान और पिछड़े अलग अलग है नहीं, वो एक ही है। तो किसानों के साथ भी विश्वासघात किया और पिछड़ों के साथ भी विश्वासघात किया। पिछड़ों के साथ तो ये विश्वासघात किया कि जानवरों की गिनती किया, मगर ओबीसी की गिनती नहीं। 314 ओबीसी के बच्चे जो आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोक दिया। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। पिछड़े वर्ग के विकास के लिए बजट में एक नया नहीं दिया। और किसानों के खिलाफ 3 काले कानून आ गए। 3 कानून आ गए किसानों के खिलाफ में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब किसानों पर वार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब किसान बचेंगे तब किसानों पर वार होगा। अगर किसान बचेगा ही नहीं तो किसानों पर वार कहां से होगा? तो जो 3 काले कानून आए हैं, इससे किसानों के बचने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोदी जी ने एक और बात कही, कहा देश नहीं बिकने दूंगा। हमारे लोग देश के हैं, देश हमारा है, हमारे लोग खुश हो गए। मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, कह रहे हैं देश नहीं बिकने दूंगा। मगर अगली बात कही नहीं जो कर रहे हैं, वो क्या कि देश के अंदर देश है ऐसा कुछ बचने ही नहीं दूंगा। भारत के अंदर भारत आपको आने वाले समय में खोजना पड़ सकता है। इंडियन ऑयल बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम बेच रहे हैं, बीएसएनएल बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं। लखनऊ का जो एयरपोर्ट था, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट था, आज वो अडानी एयरपोर्ट हो गया, क्योंकि अडानी को दे दिया गया। तो हमारे लोगों को यह समझने की जरूरत है, कहा देश नहीं बिकने दूंगा, मगर देश में हर चीज जो सरकार के नियंत्रण में है, सरकार के पास में है, उसको अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन और सारे हवाई अड्डों से लेकर के लाल किला तक की बात है, अगर सब अडानी और अंबानी को दिया जा रहा, क्योंकि ये चीजें सरकार के पास थी, सरकार को अधिकार था अडानी अंबानी को देने का, दे रहे। मगर किसानों की जमीन अडानी अंबानी को डायरेक्ट देने का तो सरकार को अधिकार है नहीं। और अगर डायरेक्ट सरकार देगी तो किसानों में विद्रोह पैदा हो जाएगा। इसलिए सरकार ने कहा हम तो तुम्हारे फायदे के लिए कानून ला रहे। अच्छा, फायदे के लिए कानून लाना था तो देश भर में किसानों में चर्चा करवा लेते कि ऐसा ऐसा कानून तुम्हारे लिए बना रहे हैं, तुम्हारे फायदे में है या विरोध में है या कुछ सुधार करना है, बताओ। सलाह ले लेते देश भर के किसानों की। लेकिन लॉकडाउन में चोरी से अध्यादेश लाया और बाद में उसको पास करवाने का काम किया। चोरी से अध्यादेश लाया, इसका मतलब जब कोई काम चुपके से होता है, चोरी से होता है, उसके पीछे साजिश होती है, षड्यंत्र होता है।
ये जो 3 कानून आए हैं ये चुपके से आए हैं, चोरी से आए हैं, इसलिए इनके पीछे साजिश है और षड्यंत्र है। साजिश और षड्यंत्र ये है कि किसानों की जमीन पर अडानी अंबानी का कब्जा कैसे कराया जाए, ये साजिश है, ये षड्यंत्र है। देश कंपनी राज की तरफ बढ़ रहा है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पूरे भारत को गुलाम बना लिया। अंग्रेजों से बहुत लड़े। अभी हम मेरठ से आ रहे हैं धन सिंह कोतवाल साहब के यहाँ। 1857 की लड़ाई में उनका ही सारा का सारा योगदान है। और जिस मंगल पांडे को महिमा मंडित किया जाता है वो महीने भर पहले ही दुनिया से चले गए थे, मगर 1800 क्रांति का नायक मंगल पांडे को बना दिया गया और धन सिंह गुर्जर जो कोतवाल जो थे उनको उनका नाम ही इतिहास से गायब कर दिया। एक ही नहीं, शहीद का दर्जा भी नहीं मिला। शहीद का दर्जा भी नहीं मिला। गुर्जर साहब कह रहे हैं शहीद का दर्जा भी नहीं। ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं पूरे देश भर में, लाखों लोग हैं पूरे देश भर में, SC ST OBC माइनॉरिटी के, जिन्होंने आजादी की लड़ाई तो लड़ी, अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने का काम तो किया, मगर उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिला, क्योंकि वो बैकवर्ड समाज के थे, क्योंकि वो पिछड़े वर्गों से थे, इसलिए उनको नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग जो जेब काटने के जुर्म में उस दौरान जेल में चले गए थे, उनको भी घोषित करने वालों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करके पेंशन देने का काम किया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हमारा केवल यही नहीं चल रहा, बल्कि इतिहास में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कभी कभी मैं इसलिए कहता हूं कि भारत के अंदर पैसे के घोटाले बहुत हुए हैं, बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला इतिहास का घोटाला है, जो हमारी कौमों का गौरवशाली इतिहास है, जो हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है, उसको दफन कर दिया गया, उसको दबा दिया गया। और जिनको इतिहास लिखने का मौका मिला उन्होंने अपनी ही बहादुरी की दास्तान लिखी और हमारे लोगों को इतिहास से गायब कर दिया। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है कि अंग्रेज हमारे समर्थन के बगैर, हमारे लड़े बगैर अंग्रेज इस देश को छोड़कर नहीं जा सकते। हमारे बगैर अंग्रेज नहीं छोड़ करके जा। सभी हमारे साथी बता रहे थे कि यहाँ भी ब्राह्मण का कब्जा, यहाँ भी ब्राह्मण का कब्जा, यहाँ भी ब्राह्मण का कब्जा। यहाँ तो जो लोग सुन रहे हो बोले ब्राह्मण ब्राह्मण ही बोल रहे हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो ये हर जगह ब्राह्मण का कब्जा हो गया आजाद भारत में। तो क्या इसके लिए हमारे लोग लड़ाई लड़े थे? इसके लिए शहीद हुए थे, इसके लिए गोली खाए थे, इसके लिए जेल गए थे, इसके लिए फांसी के फंदे पर चढ़े थे? इसके लिए तो नहीं चढ़े थे, बल्कि उन्हें यकीन और विश्वास था कि जब अंग्रेज इस देश से जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें इस देश में आजाद हो जाएंगी। इसके लिए लड़ाई लड़े थे, इसके लिए जेल गए थे, इसके लिए शहादत दिए थे। लेकिन वो सारी बातें नहीं हुई और 3.5% लोगों ने इस देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा कर लिया। आपके पास आपकी जो नौकरी है वो गायब हो गई। क्यों? क्योंकि जब सब सरकारी हो जाएगा, जब सब प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी नौकरी कहाँ रहेगी? सरकारी है तब ना सरकारी नौकरी है। अगर सरकारी नहीं बचेगा तो सरकारी नौकरी नहीं बचेगी, और जब सरकारी नौकरी नहीं बचेगा तभी जो हमारे साथी कह रहे थे सब लोग कि आरक्षण इतना % होना चाहिए, इतना % होना चाहिए, हमको इतना हिस्सेदारी, वो मामला ही खत्म हो जाएगा। ये कहावत है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो सरकार तो इस नियत के साथ काम कर रही है, ना सरकारी रहेगा, ना OBC को आरक्षण देने की जरूरत है, ना SC को आरक्षण देने की जरूरत है, ना ST को आरक्षण देने की जरूरत है। आरक्षण कागज पर रहेगा, मगर प्रैक्टिकल में तो कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल में सब प्राइवेट हो जाएगा। तो आपकी जमीनों पर भी कब्जा करने की तैयारी चल रही। और जब आपकी जमीनों पर कब्जा हो जाएगा, हम बागपत से मेरठ में आए, तो बागपत से जब हम मेरठ में प्रवेश किए तो ऊपर बोर्ड लगा था, मेरठ आगमन पर आपका स्वागत, ऐसा बोर्ड लगा। अभी हम यहां से हापुड़ जाएंगे तो आगे बोर्ड हमको मिलेगा, मेरठ आगमन के लिए धन्यवाद। फिर उसके बाद बोर्ड मिलेगा, मेरठ में आपका स्वागत है, हापुड़ में आपका स्वागत है, ऐसा बोर्ड मिलेगा। ऐसा लगा रहता है कि नहीं लगा रहता? लगा रहता है। आने वाले समय में जब आपकी जमीनों पर अडानी अंबानी का कब्जा हो जाएगा तो आपको बोर्ड देखने को मिल सकता है, अडानी की सीमा में आपका स्वागत है। 100 किलोमीटर आगे जाओगे तो आपको बोर्ड मिल सकता है
यहाँ अडानी की सीमा समाप्त होती है। अडानी की सीमा में आने के लिए धन्यवाद। यहाँ से अंबानी की सीमा शुरू होती है। अंबानी की सीमा में आपका स्वागत है। भारत के अंदर भारत कहाँ है, ये आपको आने वाले समय में खोजना पड़ सकता है। इतनी ज्यादा बुरी स्थिति देश के अंदर पैदा की जा रही है। खेती किसानी ऐसे ही घाटे में नहीं पहुंचाया जा रहा। इस देश में पूंजीपति ये मोबाइल बनाया तो इसका दाम किसने रखा, इसका रेट किसने तय किया मोबाइल का? जिसने बनाया उसने तय किया। हम गाड़ी से आए, इस गाड़ी को जिसने बनाया किसने तय किया उसका रेट? जिसने बनाया उसने तय किया। आप कुर्सी पर बैठे हो, कुर्सी का रेट किसने तय किया? जिसने बनाया उसने तय किया। हम कपड़ा पहने हैं, कपड़े का रेट किसने तय किया? जिसने बनाया उसने तय किया। तो हम गन्ना पैदा करते हैं, हम आलू पैदा करते हैं, हम मक्का पैदा करते हैं, हम उड़द पैदा करते हैं, हमारा रेट भी वही लोग तय करते हैं, अपना रेट भी वही लोग करते हैं। अजीब हाल है। हमारा रेट भी वही लोग तय करते हैं, अपना रेट भी वही लोग तय करते हैं, तो अजीब हाल है। तो ये इसीलिए किया जा रहा है कि अगर किसानों को उनकी फसल बढ़िया से मिलेगी, उसका फायदा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, तो फिर किसान अडानी अंबानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? अगर किसान की खेती घाटे में रहेगी तो किसान सोचेगा, जब अडानी अंबानी लालच देगा तो किसान उस लालच में फंस जाएगा। क्योंकि अडानी अंबानी कहेगा, चौधरी साहब आप तो अपने खेत में 5 लाख रुपया सालिना निकालते हो, हम आपको 7.5 लाख रुपया देना चाहते हैं, आप हमको दे दो, एग्रीमेंट करो हमारे साथ। तो किसान लालच में फंस जाएगा, एग्रीमेंट करेगा। और एग्रीमेंट करने के बाद में आपने लोन लिया होगा बहुत बार, जब आप बैंक से लोन लेते हो कितनी सिग्नेचर करनी पड़ती है शायद किसी को याद नहीं होगी। लोन भले लिया हो, कितनी सिग्नेचर करनी पड़ती याद नहीं हो। और कोई आदमी पढ़ के सिग्नेचर नहीं करता, क्योंकि जिस दिन पढ़ लेगा तो सिग्नेचर ही नहीं। महीन महीन लिखा रहता, चश्मा लगाए बगैर पढ़ भी नहीं सकते उसको। वो नियम और शर्तें रहती हैं, टर्म कंडीशन रहती है, जो आपको पढ़ाया नहीं जाता, आपको बताया नहीं जाता है। लेकिन जब आप कोर्ट जाओगे तब वो टर्म कंडीशन बाहर आए। वैसे ही अडानी अंबानी जब आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे उसमें भी टर्म कंडीशन रहेगा, और वैसे रहेगा। आप तो 7.5 लाख के चक्कर में कि हम तो 5 लाख ही पैदा करते थे, ये तो 7.5 लाख अडानी जी दे रहे हैं, आप तो एग्रीमेंट कर दोगे। और टर्म कंडीशन रहेगा, अगर बारिश इससे ज्यादा हो गई तो इतना कट जाएगा, अगर धूप इससे ज्यादा हो गई तो इतना, गर्मी इससे ज्यादा हो गई तो इतना कट जाएगा, ओला पड़ जाएगा तो प्राकृतिक आपदा है इसलिए इतना नुकसान हो जाएगा, इतना कट जाएगा। आपके हाथ में जितना आप निकालते थे उतना भी नहीं आएगा। फिर आप कोर्ट जाओ, तो कोर्ट में सबसे बड़ी कोर्ट एसडीएम कोर्ट है 3 कानून के लिए जाने की, उससे बड़ी कोई कोर्ट आप जा नहीं सकते। तो एसडीएम के यहाँ अगर आपके इलाके का विधायक फोन कर दे तो आपकी एसडीएम आप एकदम सही है, और आपका अपोजिट जो पार्टी है वो एकदम गलत है। लेकिन अगर विधायक पैरवी कर दे आपके गलत वाले आदमी का तो आपकी सुनवाई